और खबर तफसील से स्वामी चिन्मयानंद के गिरफ्तारी के बाद अखाड़ा परिषद ने कई अहम इक़दाम करने का फैसला किया है। अखाड़ा परिषद ने मुख्तलिफ अखाड़ों से वाबस्ता साधु संतों के लिए अपनी एडवाइजरी जारी की है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद के मामले को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने तमाम साधु संतों को मशवरा दिया है कि वो अपने अकीदतमंदों से मुलाकात करने में खास एहतियात बरतें। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि साधु संत खवातीन अकीदतमंदों से अकेले में कतई मुलाकात न करें। अगर वो खवातीन से मिल रहे हों तो उनके अहल खाना की मौजूदगी में ही मुलाकात करें। अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद चिन्मयानंद को संत समाज से बाहर निकालने का भी ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि आइंदा 10 अक्टूबर को हरिद्वार में होने वाली संतों की मीटिंग में चिन्मयानंद को संत समाज से निकालने का हतमी ऐलान किया जाएगा। वादर के स्वामी चिन्मयानंद महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। और ऐसे लोगों से हम फिर साधु महात्माओं से कह रहे हैं उनसे दूर रहें। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं महात्माओं से, कई बार हमने हरिद्वार में बयान दिया, यहाँ भी दिया कि कोई भी संत महात्मा परिवार सहित लोगों से मिले, किसी भी बहन बेटी से अकेले मुलाकात न करे। मैं आग्रह करता हूँ सबसे, क्योंकि संत महात्मा ये भगवा वस्त्र बड़ा पवित्र वस्त्र होता है और इसको पहन करके कुकृत करने वाला व्यक्ति साधु नहीं कहलाएगा। तो चिन्मयानंद जी अब साधु की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये बात मैं मानता हूँ। साधु की श्रेणी में अब नहीं आएंगे जब तक ये न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा, तब तक ये समाज से बहिष्कृत माने जाएंगे। यह इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, जमीयत उलमा हिंद के वफ्द की वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। यहाँ कश्मीर मामला एनआरसी यूएपीए एक्ट को लेकर जाहिर की तशवीश। मुलाकात में अमित शाह ने की वजाहत, मुल्क में होगा एनआरसी नाफिज, अमित शाह ने कहा। और एनआरसी का अमल किसी भी तबके के खिलाफ नहीं है। अमित शाह का कहना है एनआरसी कश्मीर में अमन की बहाली के इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा और यूएपीए एक्ट में किसी को बिला वजह निशाना नहीं बनाया जाएगा। और मौलाना महमूद मदनी, मौलाना उस्मान पूरी व दीगर वफ्द में थे शामिल। तो जमीयत उलमा हिंद की वफ्द की वजीर दाखिला अमित शाह से खास मुलाकात हुई है, जिसमें कश्मीर मामला एनआरसी यूएपीए एक्ट को लेकर तशवीश जाहिर की गई है। मुलाकात में अमित शाह ने वजाहत की कि मुल्क में एनआरसी नाफिज होगा। एनआरसी का अमल किसी भी तबके के खिलाफ नहीं होगा। अमित शाह का कहना था कश्मीर में अमन की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमित शाह का कहना है एक्ट में यूएपीए एक्ट में किसी को बिला वजह निशाना नहीं बनाया जाएगा। इन तमाम बातों पर अमित शाह ने वजाहत की। और आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 21 अक्टूबर को एक ही मरहले में इंतखाबात कराए जाएंगे और 24 अक्टूबर को दोनों रियासतों के नतायज का ऐलान होगा। दोनों रियासतों में इलेक्शन का नोटिफिकेशन 27 सितंबर को जारी होगा। 4 अक्टूबर पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही कुछ दीगर रियासतों की 64 सीटों पर भी 21 अक्टूबर को ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। नोटिफिकेशन जो है वो 27/9 को जारी होगी। नॉमिनेशन जो है उसका आखिरी जो अंतिम तिथि है वो 4 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशंस का स्क्रूटनी करते हैं यानी कि उसका एनालिसिस करते हैं अंडर द लॉ, वो 5 अक्टूबर तक है, 5 अक्टूबर को है। अगर किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ करना हो तो लास्ट डेट 7/10 है। जो पोलिंग है यानी कि जो वोटिंग है वो 21 अक्टूबर को है। जो काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो 24 को है दोनों स्टेट्स में। और सारा प्रोसेस 27/10 तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो टर्म ऑफ द हाउसेज हैं इसकी हरियाणा की 2 नवंबर और महाराष्ट्र की 9 नवंबर। तो 2 नवंबर चूंकि हरियाणा की है तो एवरीथिंग गोज बैकवर्ड फ्रॉम देयर, इज काउंटेड बैकवर्ड फ्रॉम देयर। तो सारा प्रोसेस 27 तक पूरा हो जाएगा। बिहार में 1 साल बाद असेंबली के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में अब मौजूदा हुकूमत को अक़लियतों की याद आई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियती स्कीमों को जमीन पर उतारने की हिदायत दी है। साथ ही अक़लियतों के फलाह का दावा किया है।
बिहार की 17% अक़लियती आबादी हमेशा से ही सियासी पार्टियों के तवज्जो का मरकज बनती आई है। खास तौर से इंतखाबात के वक्त अक़लियतों की मसीहाई का खूब दावा किया जाता है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियतों के फलाह के काम पर चलने वाली स्कीमों को हर हाल में जमीन पर नाफिज कराने की अफसरों को हिदायत दी है। बरसर इक़्तिदार पार्टी के मुस्लिम लीडर अपनी पार्टी के सुप्रीमो के ऐलान से बेहद खुश हैं। इस योजना से उन मुस्लिम गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा जो अपनी गुर्बत की वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। और हम लोगों को भी लगना चाहिए, वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है कि मतलब मेहनत मशक्क़त करके ज़मीन मुहैया कराए। जब राज्य के मुखिया मुतहर्रिक है तो आमिल अमला तो अपने मुतहर्रिक हो जाएंगे और इसमें लगने की भी ज़रूरत है हम लोगों को। उधर अपोजिशन ने हुकूमत के ऐलान को इंतखाबी हथकंडा बताया है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आज़मी बारी का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल में हुकूमत ने अक़लियती स्कीमों को जमीन पर लागू कराने की बात तक नहीं की और अब चुनाव सर पर है तो हुकूमत को अक़लियतों की याद आ रही है। खाली ऐलानात कर दिया, सब्ज बाग दिखा दिया कि इस तरह से आप रुपया बांटिए, इस तरह से काम कीजिए। हम पूछना चाहते थे मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी जो आपके हाथ में थी उर्दू अकेडमी आपको बना देना चाहिए था, उर्दू एडवाइजरी बोर्ड बना देना चाहिए था, और जो माइनॉरिटी वेलफेयर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो पैसा है उसको बांटने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। अफसर उसमें मदद नहीं कर रहे हैं, कई जिलों में उसकी मीटिंग नहीं हुई है, रिपोर्ट नहीं आई है। जब रिपोर्ट नहीं आई तो उसमें पैसा देने का कहाँ सवाल पैदा होता है। सिर्फ चुनाव है, चुनाव को देखते हुए उन्होंने इस तरह के ऐलानात किए हैं, सब्ज बाग दिखाने की कोशिश किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल में वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक अक़लियती स्कीमों को जमीन पर उतारने की कितनी पहल की जाती है, जबकि 2 साल से एक भी रुपया अक़लियती नौजवान को कर्ज के नाम पर नहीं दिया जा सका है। 1 साल पहले रिहायशी अक़लियती स्कूलों के क़याम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक एक भी स्कूल का क़याम अमल में नहीं आया है। किसी भी जिला में एक भी वक्फ भवन की तामीर नहीं हो सकी है। दानिश्वरों का कहना है कि इंतखाबी साल में ही सही अक़लियतों के फलाह के लिए अगर कुछ काम होता है तो ये इनके लिए खुशी की बात होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम को कर्नाटक की कानून साज काउंसिल का अपोजिशन लीडर बनाया जाए, इस मुतालबे को लेकर बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों के वफद ने साबिक वजीर आला सिद्दर मैया से मुलाकात की। कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सीएम इब्राहिम को काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा दे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर इलाहाबाद में एक मुज़ाकरे का इनेकाद हुआ। इस मुज़ाकरे में कश्मीरी उमूर से वाबस्ता दानिशवरों ने इजहार ख्याल किया। गांधीवादी नजरियात के हामिल मारूफ इदारे स्वराज विद्यापीठ में मुनक्किद होने वाले मुज़ाकरे में मुल्क के साबिक एयर मार्शल कपिल काक और मशहूर सहाफ़ी सईद नकवी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कपिल काक और सईद नकवी ने शुरका को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया। मुज़ाकरे में बड़ी तादाद में तलबा, समाजी कारकुन और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के इख्तिदार में हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मुताबिक ये दावे झूठे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पेश लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की रिपोर्ट। यूं तो रियासत उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा किसी से पोशीदा नहीं। क्या कुछ हुआ है या हो रहा है सब जाहिर है। जराइम हदें पार कर चुका है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक आइन और कानून की हालत बहुत बेहतर है। आए दिन कत्लो इस्मत दरी के वारदातों का एक सिलसिला है जो खत्म ही नहीं होता, लेकिन सरकार कहती है कि अब से ज्यादा अमन कभी नहीं देखा गया। हुकूमत के मुताबिक लोगों को बहुत नौकरियां दी गई हैं, लेकिन बेरोजगार सड़कों पर चीख कर कह रहे हैं कि रोजगार। श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपनी 5 साल की सरकार में सिर्फ और सिर्फ कारनामे किए। अब उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि 30 महीनों के भीतर इतना ज्यादा काम हो सकता है, इतने बड़े विजन के साथ काम हो सकता है। इन्वेस्टर समिट हो सकती है, अच्छी सड़कें हो सकती हैं, अच्छी कानून व्यवस्था हो सकती है, अच्छी बिजली मिल सकती है, लोगों के लिए रोजगार के ईमानदारी से साधन मुहैया हो सकते हैं। ये बात अखिलेश जी को समझ नहीं आ रही, उनको यकीन नहीं हो रहा।
योगी जी की जो 30 महीनों का कार्यकाल है वो अखिलेश जी और मायावती जी दोनों की जो 14-15 साल का कार्यकाल रहा उस पर बहुत भारी है। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में लूट, हत्याएं, डकैती और बलात्कार, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। ये योगी सरकार की उपलब्धि है। योगी सरकार की उपलब्धि सोनभद्र कांड है। योगी सरकार की उपलब्धि चिन्मयानंद है। योगी सरकार के माथे पर कलंक है ये सारी घटनाएं। आखिर योगी सरकार किस मुंह से जश्न मना रही है? अवामी तासुर अब हुकूमत के दावों के बरक्स सामने आता है और गुजरते वक्त के साथ बीजेपी हामियों की शिद्दत में भी कमी मालूम होती है। जिम में वर्जिश के मशीन अगर वर्जिश के इस्तेमाल के साथ बिजली भी पैदा करे तो एक हद तक बिजली की जरूरत को पूरा करने का जरिया साबित हो सकती है। मेरठ के मैकेनिकल इंजीनियर आसिफ चौहान ने एक ऐसी मल्टी स्टेज जिम मशीन तैयार की है जो वर्जिश के दौरान बिजली भी पैदा करती है। पेश है रिपोर्ट। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी के शोभा इंजीनियरिंग में तदरीसी खिदमात अंजाम देने के बाद 2 साल कबल आसिफ ने मुलाजमत से इस्तीफा देकर अपने खुद के नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। कन्वेंशनल एसी से लेकर नए तरह के कूलर का न सिर्फ आसिफ ने पेटेंट हासिल किया बल्कि इन प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारकर रोजगार का जरिया भी बनाया। इन्हीं इजादात की अगली कड़ी में आसिफ की ये मल्टी स्टेज जिम मशीन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और आसिफ ने इस मशीन के लिए पेटेंट भी हासिल कर लिया है। आसिफ की इस मशीन से 8 घंटे में 280 वाट बिजली पैदा की जाती है। इस तरह इन मशीनों के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ वर्जिश खानों में 250 से 300 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, जिससे बिजली की बड़ी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। Energy neither be created not to be destroyed, but it can convert into one form to another form. तो अभी तक जितने भी 2000 सालों से लोग क्या कर रहे हैं, जिम में जाते हैं और अपनी चर्बी यानी लेबर यानी अपनी वेबर जो है वो वेस्ट करके आ जाते हैं, एनर्जी वेस्ट करके आ जाते हैं। तो मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कि 4 स्ट्रोक इंजन पे डिपेंड करती है। ये स्लाइडर क्रैन मैकेनिज्म जैसे लाइन मोशन को हम जो है रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसी की डिजाइनिंग मतलब बनाई और जो है उसको मैंने लाइन मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये मशीन जो है उसको जनरेटर शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया गया है ताकि वो जो है एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। आसिफ चौहान हमारे जो मेरठ के निवासी हैं, इन्होंने एक नया आविष्कार किया है कि हम कभी जिम में जाते हैं, जिम में जब मैनुअल एक्सरसाइज करते हैं तो तमाम मशीनों का जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता है। इन्होंने इसका लाभ उठाया और इस मूवमेंट को एक सिस्टम के तहत एनर्जी कन्वर्जन में यूज कर दिया। इस प्रोजेक्ट को देखते ही इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, मैंने देखा, इन्होंने जो मॉडल दिखाया, हमने उसको ओडीओपी योजना के तहत इनका जो आवेदन करा करके बैंक ऑफ बड़ौदा में भेज दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल स्तर पर प्रोसेसिंग में इनका है। इस योजना में जब इनका पूरा प्रोजेक्ट धरातल पे आ जाएगा तो इससे कई हजार किलोवाट एनर्जी पूरे इंडिया में बचेगी। हुकूमत की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जरिए अपने ख्वाब को पूरा करने वाले आसिफ अब अपने ही जैसे हौसलामंद नौजवानों की हर मुमकिन मदद के मुफ्त ट्रेनिंग की शुरुआत का भी इरादा रखते हैं। आसिफ के इन हौसलों और कोशिशों को अब जिला उद्योग के अफसरान भी सत्ताइश करते हैं।